हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं जो कि आपकी पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्लास 7th का एसएसटी का पेपर आपके सामने। देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आधा आपका सिलेबस आ जाएगा। अब आधे को इतना अच्छे से करो जैसे फाइनल में करते हैं, तो फाइनल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा ये और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। अब करना क्या है कि इसको आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं बचा। अब सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि आपका बेस्ट रिवीजन हो जाए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए जो पेपर में आने वाले हैं, और आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाए कि पेपर को सोल्व किस वे में किया जाता है। तो आइए आपके सामने मैक्सिमम मार्क्स जिसके 60 नंबर्स का आपका पेपर होगा और 120 मिनट्स आपको पेपर में मिलेंगी। इसके साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। अब हमारे पेपर में पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो, पूछा गया है कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, इसको अपने आप में समझो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर 1, 2, 3, 5 हर नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको प्रिपेयर। अब समझते हैं डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी जिस सिद्धांत पर आधारित है वो क्या है, वो समानता का अधिकार। जिस तरह से हर इंसान समानता का अधिकार रखता है, वैसे ही जो लोकतंत्र है वो किससे मिलके बना है, लोगों के मत से। मतलब इसमें कोई राजशाही या कोई ऑफिशियल्स का या किसी राजा का राज नहीं होता, यहाँ पर लोगों का राज होता है। और लोगों के राज को क्या कहा जाता है, लोगों की मर्जी से जो सरकार या जो पावर बनती है उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या सिद्धांत यूज होता है, समानता। आपके सामने है वंशानुगत, जैसे मैंने बताया वंश पर बेस्ड राजाओं का शासन नहीं होता इसमें। इक्वालिटी, समानता बिल्कुल सही ऑप्शन है। ना ही इसमें डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती, और ना ही धर्मनिरपेक्ष कोई डिसीजन लिया जाता, और ना ही किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। समानता के सिद्धांत पर आधारित है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट इज। तो राजतंत्र में देखो, यहाँ पहले डेमोक्रेसी की बात की गई थी, अब मोनार्की की बात की गई है, मतलब राजतंत्र जो राजा होता है। तो इस मोनार्की में राज्य का प्रमुख कौन होता है, पूछा गया है। जैसे देश होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो आपको पता है कौन होता है। तो राजा का, ऑब्वियसली राजा का राज्य है, राजा अपने राज्य पर राज करेगा, तो तंत्र भी किसका होगा, राजा का होगा। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा या रानी, या जनता। तो ऑप्शन सी किंग और क्वीन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो अशोका किस डायनेस्टी, मतलब किस वंश के शासक थे। अशोक गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे, मौर्य के, मुगल के, या नंद के। तो आपको पता है अशोक मौर्य वंश के शासक थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो देखो, जो गुप्ता एम्पायर था इसका फाउंडर कौन था, मतलब नींव किसने रखी थी। पहली बार गुप्त एम्पायर से शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, या हर्षवर्धन। तो आपको पता है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, ये फाउंडर थे किसके, गुप्त मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो आपको पता है दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कंचनजंगा, और ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो सोरो ऑफ बिहार के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए क्योंकि ये बिहार को हर साल तबाह कर देती है, बिहार के बहुत बड़े हिस्से को। तो आपको पता है ये कोसी नदी है। याद रखेंगे आप कि सोरो ऑफ बिहार कौन सी नदी है, कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो छोटे समूह द्वारा चलाई गई जो सरकार होती है उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार की सरकार होती है जिसको छोटे समूह द्वारा चलाया जाता है। डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, मतलब अल्पतंत्र, या डिक्टेटरशिप। तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चले गए तंत्र को कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा पूरे राज्य के लोग शामिल होते हैं, मतलब कि पूरे देश के, या कह लो आप पूरे स्टेट या कंट्री के लोग शामिल होते हैं। मोनार्की आपको पता है राजतंत्र जिसमें राजा, किंग और क्वीन होते हैं। डिक्टेटरशिप तानाशाही जिसमें एक इंसान का राज चलता है, फिर वो अपनी
इच्छाओं से लोगों के ऊपर राज करता है और किसी का अधिकार नहीं होता। और सी, अल्पतंत्र होता है जो छोटे समूह के द्वारा चलाई गई सरकार होती है, लोगों के छोटे समूह के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा आपका, ओलिगार्की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हर्षवर्धनाज कैपिटल वॉज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है जो हर्षवर्धन राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी, पाटलिपुत्र में थी, उज्जैन में थी या दिल्ली में थी? तो आपको पता है ऑप्शन सी, आपको पता है ऑप्शन ए कन्नौज में थी, कन्नौज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय विच रिवर। तो जो उत्तरी मैदान है, मतलब ये जो आपका भारत है ऐसे, ठीक है, तो ये जो भारत है इसमें यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है, ये एरिया बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर बस अरावली हिल्स है, तो ये इनको छोड़कर ये बाकी सारा नॉर्दर्न प्लेन है। तो पूछा गया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं? नदी के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं? देखो, जहाँ से नदी गुजर जाती है वहाँ से सारी ज़मीन साफ हो जाती है, और कई सौ सालों के साथ क्या होता है, नदी अपना रास्ता बदलती है और वहाँ पर जगह बिल्कुल प्लेन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नदी के द्वारा बनाया गया मैदान। तो कौन सी नदियाँ बनाती है उत्तरी मैदान को? आपको पता है गंगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। तो ये पूरा एरिया में जो प्लेन्स है वो कौन बना रही है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द मौर्यन रूलर नोन एज देवनप्रिय। देखो, देवानप्रिय करके एक राजा का नाम कहा जाता था, मतलब किस शासक को इस नाम से जाना जाता था? तो देवानप्रिय किस शासक को कहा जाता था? और जो कि मौर्यन रूलर थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या हर्ष? तो आपको पता है अशोक राजा जो थे उनको देवप्रिय भी कहा जाता था, ठीक है, देवप्रिय भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। देखो, कौन सा कोस्टल प्लेन है जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है? अब आप एक बात जान लो, जैसे मैंने बताया आपको ये भारत की शेप है, तो हमारे जो यहाँ पर ऐसे भारत है, इसकी दोनों तरफ इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, और इस तरफ हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, क्योंकि इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, सिंपल सी बात हो गई। अब पूछा गया है कि किस हमारे कोस्टल प्लेन को, मतलब कोस्टल प्लेन उस प्लेन को बोला जाता है जो समुद्री तट होता है, ठीक है। अब ये भारत है, इधर हमारे वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर अरेबियन सी है, तो इसके बीच में जो ये प्लेन है ये कोस्टल एरिया है। पूछा गया है कि कौन सा एरिया पड़ता है, तो विच कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स, जो कि ये है, और लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है। तो इसके बीच में जो समुद्री तट पड़ता है ये कौन सा तट होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन या सदर्न प्लेटू? तो आपको पता है नाम से जाहिर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो जब ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ही बोलेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हु रोड द बुक हर्षचरित्र। तो हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा? हर्षचरित नाम की एक किताब थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट जी के द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बाण भट्ट। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना है आपको कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो एटलीस्ट या तो 3 पॉइंट्स आप लिखोगे या मिनिमम 3 to 5 लाइन्स में आप कंप्लीट करोगे। तो डिफाइन करना है आपको डिक्टेटरशिप, पहले 13th क्वेश्चन में डिफाइन डिक्टेटरशिप विद 2 फीचर्स। तो देखो, एक तो डेफिनेशन हो गई और 2 फीचर्स बताने आपको, तो कितने पॉइंट हो गए टोटल? 3 पॉइंट हो गए, तो आपके 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि तानाशाही की परिभाषा देनी है पहले आपको, फिर उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो डिक्टेटरशिप लिख लेते हैं। ये एक तरह से आप ऐसे मान लो, अगर किसी देश का राजा सिर्फ एक है, देश का कोई एक प्रधानमंत्री या राजा है और वो अपने हिसाब से सब कुछ कराता है और किसी को कुछ नहीं करने देता, सारे नियम कानून वो अपने हिसाब से बनाता है, किसी का कोई अधिकार नहीं है, तो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। अ डिक्टेटरशिप लिखेंगे आप, तो डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल पावर्स, सभी पावर किसी एक हाथ में होती है, मतलब एक इंसान के हाथ में होती है या फिर किसी स्मॉल ग्रुप के हाथ में होती है, जो कि लिमिटेड नहीं होती किसी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा। कोई भी लिमिटेशन नहीं होती तानाशाही में, वो किसी को भी मरवा सकता है, वो इंसान कुछ भी करवा सकता है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। 2 फीचर्स ऑफ द डिक्टेटरशिप। द डिक्टेटर हैज़ एब्सोल्यूट पावर इज पावर एंड कंट्रोल गवर्नमेंट एंड पीपल। तो पावर रहती है उसको, हर किसी के ऊपर कंट्रोल रहता है, किसके ऊपर? लॉ के ऊपर, गवर्नमेंट और पीपल्स के ऊपर, ठीक है, पीपल के ऊपर। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका, तो लोगों के पास कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती और कोई ओपोजिशन का
की परमिशन नहीं होती, ठीक है, तो कोई अपोजिशन नहीं होता इसके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमारा हो गया। 14 पूछता है मेंशन एनी 2 अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त शासक थे, जो राजा थे, उनकी 2 अचीवमेंट, उपलब्धियां बतानी है आपको। आइए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कोई भी समुद्रगुप्त की 2 अचीवमेंट्स बतानी है। तो आपको आप लिखोगे कि ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय विनिंग मैनी वॉर्स एंड अन यूनिफाइंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था? ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, उन्होंने अपना एम्पायर जो था, राज्य जो था, साम्राज्य, उसको एक्सपेंड किया था काफ़ी सारे युद्ध जीतने के बाद, और लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर किया था। मतलब उस पर एक तरह से कह लो कि एक साथ अलग अलग पार्ट्स जो इंडिया के बट गए थे, उनको जीत कर, युद्ध लड़के, उनको एक ही जगह मिलाया था। जैसे आज भारत जुड़ा हुआ है, इससे भी बड़ा भारत उन्होंने जोड़ जोड़ कर बना दिया था। ही प्रमोटेड आर्ट, लर्निंग्स एंड ट्रेड। तो उन्होंने प्रमोट किया था कि कला को सीखो, सीखने की चीज़ें बढ़ाओ और ट्रेड करो, व्यापार करो। एंड इज इवन शोन एज स्किल्ड वीणा प्लेयर ऑन हिज कॉइन्स। तो वो बेसिकली वीणा के एक प्लेयर थे और उन्होंने इस स्किल को भी आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो मतलब प्राय द्वीपीय पठार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। देखो पेनिनसुलर प्लेटो होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, भारत नीचे से ऐसा है जो दोनों तरफ से पानी से घिरा है। इस तरफ भी जो ये गुजरात है, ये पानी से घिरा है, इसकी बाउंड्री, और इस तरफ भी पानी से घिरा है। तो बेसिकली ये जो एरिया हमारा है, ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जो पानी से, मतलब समुद्र से काफ़ी उठा हुआ है। तो जो चारों तरफ से या ज़्यादातर तरफ से पानी से घिरा हुआ लैंड का टुकड़ा होता है और वो पानी से उठा हुआ होता है, उसको हम पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर पेनिनसुलर रीजन सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। तो आपने देखा कि हमने कैसे बताया, आइए देखते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार ठीक है, भारत है। तो ये बेसिकली आप नीचे देखोगे कि हमारे भारत के यहाँ पर श्रीलंका है और इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल आता है। मतलब ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जहाँ पे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये सारा पानी का एरिया है। और इस तरफ जो ये हिस्सा है आपका, ये भी पानी का एरिया है। इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। और हमारा नीचे क्या है? नीचे हमारा है इंडियन ओशन। तो तीन साइड से घिरा हुआ है पानी से। समझते हैं? अब जब 3 साइड से कोई एरिया घिरा हुआ है और वो ज़मीन पानी से ऊपर उठा हुआ है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ये जो लैंड का टुकड़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बारे में अगर आपको आंसर नहीं याद आता तो आप खुद भी लिख सकते हो। इट इज अ ट्रायंगुलर पेनिनसुलर रीजन surrounded by water on all 3 sides by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि it tilts a little to the east, it tilts a little to the east, so a few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये हिस्सा थोड़ा झुका हुआ है, किस तरफ को, ईस्ट की तरफ को। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाई इज अशोका रिमेंबर्ड अशोका द ग्रेट। तो अशोका जो राजा थे उनको अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसे याद किया जाता है अशोका को, अशोका महान क्यों थे, ये आपको बताना है या कहना है कि अशोका को महान क्यों कहा जाता था। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो अशोका गेव अप वायलेंस आफ्टर द कलिंग वॉर एंड फॉलोड द पाथ ऑफ पीस एंड धर्म। तो देखो, एक कलिंग वॉर हुई थी जिसमें अशोका एक तरफ से बहुत ज़्यादा त्राही मचाते हैं, बहुत ज़्यादा खून करते हैं, एक तरह से बहुत लोगों की जान जाती है, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया था कि इस सब से कुछ नहीं होगा, और उन्होंने पूरी तरह से वायलेंस को बिल्कुल गिव अप कर दिया था। एक तरह से कह दो कि आप त्याग दिया था। और वायलेंस के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस और धर्म को अपनाया, ठीक है। एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को काफ़ी, बुद्धिज्म विचारधारा को पूरे एशिया में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह लो आप फैलाया था, स्प्रेड किया था, ठीक है, थ्रू मिशनरीज एंड एडिक्ट्स। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट तो लिखने बनते हैं आपके। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। और तीसरा पॉइंट ये कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे अपने लोगों की वेलफेयर के लिए और एनिमल्स के लिए। कैसे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सड़कें बनवाई, पेड़ लगाए, और प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, उन्होंने मेडिकल केयर को प्रोवाइड कराया, जितनी भी ज़रूरत का सामान था उस तरह से उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोनार्की विद एग्जांपल्स। तो राजतंत्र के प्रकारों का उदाहरण आपको देना है, आपको उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। राजतंत्र जिसमें राजा राज करता है, जिसमें राजा या रानी राज करते हैं, उस मोनार्की को समझाना है आपको विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करना है। आइए करते हैं मोनार्की। तो दी टाइप्स ऑफ मोनार्की लिखेंगे पहले हम। फर्स्ट टाइप क्या होगा कि एब्सोल्यूट एक मोनार्की होती है, दूसरा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की को लिख लेते हैं पहले। द मोनार्की हैज़ कंप्लीट पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉज। तो मोनार्क हैज़ द कंप्लीट पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ, मतलब वो लॉ को बना सकता है और उसको एनफोर्स भी कर सकता है। उसको मोनार्क मतलब राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो, एक पॉइंट आपका हो गया फर्स्ट का एब्सोल्यूट मोनार्की के, ये एब्सोल्यूट मोनार्की के पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट मोनार्की का पॉइंट है पीपल हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, पीपल हैव नो रोल इन। और तीसरा हो सकता है पॉइंट एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होगा, द मोनार्क हैज़ ओनली अ सेरेमोनियल रोल, जिसके सामने होता क्या है कि सिर्फ सेरेमनीज में या कहीं पर अथॉरिटी के रूप में वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन कंप्लीट पावर नहीं होती उसके पास, ठीक है। तो द मोनार्क हैज़ ओनली अ सेरेमोनियल रोल, लाइक रियल पावर इज विद इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है। दिखाने के लिए वो बस पावर वो होता है सबसे बड़ा शासक, बट पावर किसके पास होती है, जो लोग जिसको इलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है जो लॉज होते हैं, लॉज आर मेड बाय, किनके द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा, एंड द प्राइम मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। हमने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, 18 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्त एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करना है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्त एम्पायर का, आइए देखते हैं। तो जो गुप्ता एम्पायर था हैड अ वेल, गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हो आराम से। तो आप लिखोगे पहला पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो पहला पॉइंट है कि बजाय इस बात के कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, वो क्या करते थे, एम्पायर को अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड करते थे, जिनको अलग अलग गवर्नमेंट
चलाती थी, जिससे कि गवर्नमेंट को चलाना ईजी पड़ता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि लैंड वाज ग्रांटेड टू लोकल रूलर्स। दूसरा ये कि लैंड दे दिया जाता था लोकल रूलर्स को, पंडित या प्रीस्ट्स को, जो वहाँ के हेड होते थे, छोटे लोकल हेड होते हैं ना हर एरिया के। जैसे आज भी आज सरकार में देख सकते हो कि स्टेट्स के पास अलग चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद छोटे शहरों में अलग अलग कलेक्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काम करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं। इस तरह से बांट दिया जाता था, जो टैक्स भी अलग अलग कलेक्ट करते थे, जिससे कि गवर्नमेंट को चलाना ईजी रहता था। ठीक है, हर चीज़ को मतलब एक पावर कंट्रोल नहीं करेगी सेंटर से, बल्कि उसको डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजा है और ये पूरा राज्य, तो ये अकेला इसको नहीं संभालेगा, छोटे छोटे एरियो के लिए अलग छोटे छोटे राजा बना दिए जाते थे, जिसको कहते थे फिर कि वो लोकल रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स बन गए थे। ठीक है, इनके ऊपर राजा का ही हाथ होता था, जिससे कि ईजी होता था गवर्नेंस, मतलब सरकार चलाना आसान होता था। फिर चाहे कितना भी बड़ा एरिया हो, फिर ये उसको कवर करते थे। इसके नीचे ये छोटे छोटे बना लेते थे, अब जैसे ठेकेदार ज़मींदार, वो इन एरिया को कवर करते थे और फिर इन राजाओं के अंडर में ये लोग काम करते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट को चलाना आसान होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, दीज लैंड्स ग्रांटेड वर रिकॉर्डेड केयरफुली। अच्छा, मैं आपको इतना आंसर क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का ही मिले। ठीक है, लेकिन आप करेंगे क्या, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। तो 4 नंबर का तो ये पॉइंट है भी, 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि दीज लैंड्स ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड केयरफुली। तो दीज लैंड्स ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड केयरफुली ऑन इंस्क्राइब्ड कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स पर इनके रिकॉर्ड्स को लिखा जाता था, विच हेल्प मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। और इन सभी रिकॉर्ड को एक तरह से सेव कर लिया जाता था, और ये मदद भी करता था उन रिकॉर्ड्स को सेव करने में। ठीक है, जो वो कॉपर प्लेट्स पर इंस्क्राइब करते थे, मतलब लिखते थे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, द सिस्टम अलाउड द गुप्ताज टू कलेक्ट टैक्सेस इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो ये सिस्टम क्या अलाउ करता था गुप्ताज को टैक्स कलेक्ट करने में एफिशिएंटली, मतलब एक तरह से इफेक्टिव था बड़ा, इस तरह से टैक्स कलेक्ट करना बड़े आराम से कर लेते थे वो। क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज फॉर इंडिया। तो भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है, जो हमने अभी देखा कि ये इमेज है, ये हमारा भारत है इस तरह से, इसके ऊपर यहाँ पर हिमालयाज है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हिमालय है। तो हमारे भारत के लिए इनका क्या महत्व है ये बताना है आपको, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, वो सब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। आपके सामने है कि हिमालय प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को फ्रॉम चिली नॉर्दर्न विंड्स। तो नॉर्थ से आती जो ठंडी हवाएं हैं जिससे इंसान बच नहीं सकता, उनसे बचाता है हमारे हिमालयाज, जिसके पार, हिमालय के पार वो हवा नहीं आ पाती। ठीक है, इससे पूरा भारत बचता है। और फॉरेन इन्वेजन, मतलब जो आक्रमणकारी लोग हैं दूसरी जगह से आते हैं, उनसे बचता है भारत। दूसरा पॉइंट हो सकता है, इन दिस समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड मेजर रिवर्स सच एज द गंगा इंदस ब्रह्मपुत्र। तो जो ग्लेशियर हैं, जो स्नो पड़ती है पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, हिमालयाज में, वो पिघल जाती है समर में, और क्या होती है, नदियों को पानी प्रोवाइड कराती है, बड़ी नदियों को, जिससे भारत चलता है, जैसे कि गंगा, सिंधु, इंदस मतलब, और ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों का पानी कहाँ से आता है, हिमालय से आता है। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use। तो जो ये रिवर हैं, ये भारत के लोगों को ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी प्रोवाइड कराती हैं। तभी हम कहते हैं कि हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। तो एशिया का वाटर टावर बोला जाता है हिमालय, क्योंकि पूरे एशिया का जो पानी है वो बहकर कहाँ से आ रहा है, हिमालयाज से आ रहा है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो सकता है। और ये माउंटेन्स अपने आप में बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिनके बीच क्या बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर और मोनेस्ट्रीज बनी हुई है, जो फॉरेन के लोगों को मेडिटेशन करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए, भारत के लिए माउंट हिमालयाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये इनका महत्व हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 कंप्लीट हुआ, और सेक्शन डी की तरफ आते हैं, जो आपके वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको या तो 5 पॉइंट्स लिखने होंगे या 7 to 8 लाइन्स लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंपेयर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंस ही आ गया कंपेयर करने के लिए। तो आप डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देखेंगे। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी में राज कौन करता है? आपको पता है डेमोक्रेसी में राज करते हैं लोग, और डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक इंसान या स्मॉल ग्रुप।
के हाथ में सारी पावर्स होती है और नो लिमिट्स, इसमें लिमिट्स होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। तो आइए देख लेते हैं डेमोक्रेसी। अब हम यहाँ लिखते हैं फीचर्स, ठीक है। फीचर्स में पावर एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी में देखते हैं पावर रेस्ट विद द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो जो लोग इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधि को, मान लो 1000-1 लाख लोगों ने मिलकर अपने एक प्रतिनिधि को चुना, इस तरह से पूरे देश से आते हैं लोग, जैसे हमारे देश में सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और वो फिर मिलकर पावर को आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथ में पावर होती है। तो एक तरह से लोगों के हाथ में पावर हुई। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर इज द हैंड ऑफ वन पर्सन, पावर इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप, ठीक है। फीचर की फ्रीडम की बात कर लेते हैं, कितनी फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम देखते हैं कि सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम, ठीक है, एंजॉय करता है फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, प्रेस को एंड चॉइसेस को, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी चूज कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। और स्वतंत्रता है किसकी, मीडिया की, एक तरह से अपनी आवाज़ को रखने की, जो हमारे देश में मीडिया है उस तरह से। और सिटीजन्स हैव लिटिल, यहाँ पर क्या होता है, और ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं होता, और यहाँ पर कम फ्रीडम होती है या फिर फ्रीडम होती ही नहीं है डिक्टेटरशिप में। तो हमने इस तरह से कंपेयर किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात करें, डिसीजंस आर, तो डिसीजन डिस्कशन से बनते हैं और वोटिंग से बनते हैं, जिसको टाइम लगता है, विच टेक्स टाइम, ठीक है। समय के साथ डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सोचा और डिसीजन ले लिया। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिसीजंस आर क्विक बट ऑफन हार्श। तो ये क्विक तो होते हैं लेकिन हार्श होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, बिल्कुल कठोर डिसीजंस होते हैं और एक साइडेड होते हैं, वन साइडेड, एक तरफ की बात करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि लॉ एंड रूल्स या फिर इफेक्ट ऑफ पीपल, लॉ एंड रूल्स। तो लीडर्स मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को लीडर्स फॉलो करते हैं, जिसके बाद वो कानून या कोई भी पावर का काम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर द रूलर इज अबव द रूल, अबव द लॉ एंड रेगुलेशन एंड कैन चेंज रूल्स एनी टाइम, और कभी भी ये चेंज कर सकता है अपने रूल को। ज़रूरी नहीं है आप इतना लिखो, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या क्या फ़र्क है रियल में, और फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इफेक्ट ऑन पीपल लिख सकते हो आप, या फिर लास्ट में आप 5वां पॉइंट एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडिया, USA, और दूसरी तरफ है आपका नॉर्थ कोरिया और हिटलर की जो हिटलर्स जर्मनी, जब हिटलर था जर्मनी में तब की जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। 21 पर आते हैं, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ हर्षवर्धनाज डिक्लाइन। तो हर्षवर्धन के पतन के कारण लिखिए। हर्षवर्धन जो राजा थे बहुत अच्छे थे, पर फिर उनका पतन क्यों हो गया, क्यों वो राजा नहीं रहे और उनका शासन नहीं चला, तो इसके कारण लिखने। तो हर्षवर्धन के शासन ना करने के मतलब उनके पतन के शासन देख लेते हैं। हर्षवर्धन का डिक्लाइन, हर्षवर्धन का पतन के कारण लिखने हैं आपको, क्यों आ गया था हर्षवर्धन का पतन, जबकि हर्षवर्धन इतना अच्छा शासक था, जिसके बाद उसका पतन आया, ऐसा क्यों हुआ कि उसका पतन हो गया, इसके आपको कारण स्पष्ट करने हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर की PDF इस क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करके हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और अपनी इस PDF को आप अवेल कर सकते हो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। इस PDF के साथ आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ हर्षवर्धनाज डिक्लाइन, तो हर्षवर्धन के पतन के कारण आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आपके सामने 5 पतन के कारण आ जाएंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको याद भी रहे। हर्षवर्धन डाइड विदाउट एन हायर विच क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो हर्षवर्धन डाइड विदाउट एन हायर, तो देखो हर्षवर्धन जो थे राजा, वो बिना किसी अपनी संतान के, कोई उनकी संतान नहीं थी, उसके बिना मर गए थे। तो राजा आगे अपने बाद शासक किसको बनाता है, राजा किसको बनाता है, अपने बेटे को। तो शासक तभी शासक कर सकता है, वंश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका कोई बेटा हो। तो पद्धति के या इस प्रणाली के वजह से आगे कोई उसका वारिस नहीं था जो राजा बन पाए, तो उस वारिस के बिना ही हर्षवर्धन मर गए थे, विच क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, मतलब कि एक तरह की परेशानी खड़ी हो गई कि अब राजा कौन बनेगा। द एम्पायर वीकेंड
ड्यू टू द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स आफ्टर हिज डेथ। तो उनकी हर्षवर्धन की मौत के बाद जो लोकल एक तरह से रीजनल किंगडम्स थे, मतलब हर्षवर्धन बड़े साम्राज्य के राजा थे, उसमें जो छोटे लोकल किंगडम्स थे उनके जो राजा थे उनके पास पावर बढ़ने लगी उनकी मौत के बाद, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। तीसरा पॉइंट आपका है हर्षवर्धन फेस्ड डिफीट्स फ्रॉम अदर रूलर्स। हर्षा फेस्ड डिफीट्स फ्रॉम अदर रूलर्स स्पेशली द चालुक्य किंग पुलाकेसिन सेकंड और विच लिमिट हिट्स पावर, जिसकी वजह से हर्षा जो था वो हारने लगा, किससे, चालुक्य किंग से हारा और पुलाकेसिन सेकंड से हारा, जिसके बाद उनकी पावर लिमिट हो गई। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वास्ट एम्पायर। और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो था, मतलब जो केंद्र की सरकार को चलाने का पद्धति थी, जिस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, कानूनी कार्रवाई होती थी, वो मुश्किल होने लगी। किस वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल नहीं रहा। देखो, जब केंद्र में सरकार मजबूत नहीं रहेगी तो पूरे देश पर वो कैसे कब्जा करेगी। तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, उसमें कमी आने लगी और जो आपका केंद्र में पावर थी वो खत्म होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। फिर आफ्टर हिज डेथ फ्यूडेटरीज एंड अलाइज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ब्रेकिंग द एम्पायर इनटू स्मॉलर स्टेट्स। उनकी डेथ के बाद हुआ क्या कि जितने भी लोग संगठित थे, अलग अलग छोटे लोकल किंगडम्स, वो एक तरह से कह लो आप कलेक्टेड थे या एकजुट थे, गठबंधित थे, उनमें क्या आ गया, उनमें फूट पड़ गई और उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सब अपने अपने राज्य में अलग अलग रहने लगे। तो स्मॉल स्टेट्स में पूरा साम्राज्य बट गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजिकल डिविजन्स कौन से थे इंडिया के? फिजिकल मतलब जैसे आप देखो पॉलिटिकल होते हैं, मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर स्टेट बनाया तो उसकी बाउंड्री तय कर दी, हमने फिर कहा इसकी राजधानी होगी, तो ये पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ, हमने तय किया। फिजिकल डिवीज़न होते हैं कि जो प्राकृतिक जगह होती है, जैसे ऊपर आपका हिमाचल और उत्तराखंड, ये सब पर्वत एक साथ हैं, यहाँ पर हिमालय सब एक साथ है, फिर यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन एक साथ है, फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स एक साथ हैं। तो ये फिजिकल डिवीज़न है, मतलब प्राकृतिक, एक तरह से आप कह लो प्राकृतिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग हो रखे हैं। तो वो मेजर फिजिकल डिवीज़न आपको भारत के बताने हैं, जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स आपके हैं, ऊपर एक अलग ही नॉर्दर्न माउंटेन्स का अलग एरिया है, फिर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पर पूरा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है जहाँ पर बिल्कुल नदियों की वजह से समतल मैदान बने हुए हैं जिस पर शहर बसते हैं आज के समय में। फिर तीसरा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आपको पता है इधर राजस्थान की तरफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जहाँ पर सिर्फ डेजर्ट जैसा एरिया है, सब रेगिस्तान जैसा एरिया है काफ़ी बड़े इलाके में, तो ये इन सब से अलग हो गया। 3 और आप इसमें लिख सकते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो, जैसे कि हमें पता है ये हमारा भारत है, कुछ इस प्रकार मान लीजिए। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए, ये हमारे ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन्स एरिया आ गया, ठीक है, फिर हमारे इधर डेजर्ट आ गया, यहाँ पर डेजर्ट एरिया आ गया, और लास्ट में यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरफ से पानी से घिरा है और पानी से थोड़ा ऊपर उभरा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर प्लेटो हो गया। और फिर इसके बाद आता है इंडियन आइलैंड्स, जो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से बने हुए आपके आइलैंड्स है, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, इधर आपका लक्षद्वीप है। तो इस तरह से फिजिकल डिवीजन हो रखा है हमारे देश का, भारत का। अब उस फिजिकल डिवीजन को हम लिखते कैसे हैं, आइए देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करके लिखा है कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख एंड द हिमालयाज। तो 3 रेंजेस हैं, मतलब 1 रेंज, 2 रेंज और 3 रेंज है। एक काराकोरम, एक लद्दाख रेंज है और एक आपकी हिमालयन रेंज है। ऑफ दीज 3 द हिमालयाज आर द प्रोमिनेंट। जो मेन हिमालयाज रेंज है वो सबसे प्रोमिनेंट है, मतलब सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक और ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है हिमालय रेंज। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर ले, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज साउथ ऑफ द हिमालय फुटहिल एंड आर एक्सट्रीमली फर्टाइल ड्यू टू द डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स, जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कहा गया है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, मतलब ये मैदानी इलाका है उत्तरी हिस्से में, भारत के नॉर्दर्न एरिया में जो प्लेन एरिया है जहाँ पर सीधा मैदान बने हुए हैं, किन नदियों की वजह से, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की वजह से और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा
फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और ये कहाँ पर बसते हैं? हिमालय के साउथ में। देखो हमें पता है कि ये हमारा कुछ इंडिया का नक्शा कुछ इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार हमारा इंडिया का नक्शा है। तो आप देखोगे कि जो हमारे माउंटेन्स हैं जब वो इस तरफ हैं और नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट इस तरफ और आपका ईस्ट इस तरफ, तो माउंटेन्स का ये एरिया क्या पड़ेगा? माउंटेन्स का साउथ पड़ेगा, नीचे की तरफ है। तो माउंटेन्स के साउथ पर ये नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ जा रही हैं वो पीछे अपने न्यूट्रिशन और बहुत सारा न्यूट्रिएंट, एक तरह से कह लो आप, उपजाऊ धरती छोड़कर जाती है, जो क्या करती है फुट हिल पर धरती एक्सट्रीमली फर्टाइल ड्यू टू इट्स डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर। रिवर के द्वारा छोड़ी गई जो जमीन होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और कौन सी नदियाँ ये बनाती हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी और उनकी ट्रिब्यूटरी जैसी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लोकेटेड है वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में, वेस्ट मतलब इस तरफ, अगर नॉर्दर्न प्लेन बीच में है तो वेस्ट इस तरफ, तो नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट में इस तरफ लोकेटेड है आपके इंडियन डेजर्ट, जो कि कहता है कि ये ड्राई है, हॉट है, सैंडी है विद सैंड ड्यून्स, बहुत सारे सैंड के पहाड़्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा सूखा गर्म है। सिंस इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल इट हैज़ वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन। तो इस तरफ कोई भी प्राकृतिक वेजिटेशन नहीं होती और रेनफॉल भी बहुत कम होती है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, लास्ट हमारे दो ऑप्शन बचते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पड़ता है आपका पेनिनसुलर प्लेटो, जिसमें कहा गया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आपका ये हो गया और डेक्कन प्लेटो आपका ये हो गया। दिस इज रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। तो यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं, जिससे मिलकर ये बना है। द प्लेटो इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। कोल जैसे और आयरन ओर जैसे जो मिनरल्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे ये भरपूर है ये प्लेटो, ठीक है, इसके बारे में हो गया। और इंडियन आइलैंड्स की बात अगर कर लें तो मेजर आइलैंड्स आपके सामने है, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी जैसे मैंने बताया, और द अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स एंड वोल्केनोज। तो वोल्केनो, कोरल रीफ, ब्यूटीफुल बीचेस और वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। फिर वहीं सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, फटाफट इनको करते हैं। कोई भी 5 में से 4 आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, हु वाज अशोका एंड व्हाट रिलेशन डिड ही हैव विद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के साथ अशोका का क्या रिलेशन था और अशोका कौन था? अशोका वाज अ फॉर फेमस मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का फेमस राजा था। और द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन मतलब पोता था अशोका। क्वेश्चन 2 पूछता है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन, मतलब इसके शासक के शुरुआती दौर में, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज अशोका। वो अशोका कैसा रूलर था? ही वाज एम्बिशियस एंड एम टू एक्सपेंड हिज वास्ट एम्पायर फर्दर। तो वो शुरू में एम्बिशियस था बहुत ज़्यादा और चाहता था कि अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाए। दूसरा हो गया आपका तीसरा, विच रीजन्स डिड अशोकाज एम्पायर इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के अलावा उसके पास, अशोका के पास कितना साम्राज्य और फैला हुआ था आज के समय में? तो हिज एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। अशोका के एरिया में बांग्लादेश भी आता था, पाकिस्तान भी आता था, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी आता था। तो इतनी दूर तक क्या बनाया हुआ था? अशोका ने अपना एम्पायर फैलाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कलिंग वॉर द चेंज्ड अशोकाज लाइफ। तो कलिंग वॉर में ऐसा क्या हुआ जिसने अशोका की लाइफ को चेंज कर दिया? तो वो विटनेस्ड मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। उसने देखा बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु और किस तरह से ध्वस्त होती है साम्राज्य का साम्राज्य, किस तरह से मर जाता है एक युद्ध में। लीडिंग हिम टू एम्ब्रेस नॉन वायलेंस एंड बुद्धिज्म, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में नॉन वायलेंस आया और उसने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, आफ्टर द कलिंग वॉर विच पाथ डिड अशोका चूज टू फॉलो। तो अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद किस पाथ को चुना, किस रास्ते को चुना? तो उसने नॉन वायलेंस के रास्ते को चुना, जो कि बुद्धा के द्वारा बताया गया था, ठीक है। तो ही अडोप्टेड द पाथ ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस एज टोट बाय बुद्धा। सेक्शन सी एफ पर आते हैं, जो कि आपका लास्ट सेक्शन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको एक पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा जिसमें आपको लोकेट करना है और लेबल करनी है 4 जगह। उन 4 जगहों के नाम क्या है देखते हैं। उन 4 जगहों के नाम है मगध,
प्रयाग, यमुना नदी और पूर्वी घाट, मतलब ईस्टर्न घाट्स, रिवर यमुना, प्रयाग और मगधा। आपको पता है कि जैसे मैंने बताया आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो डिटेल सॉल्यूशन आपको विद मैप कुछ इस प्रकार बताया जाएगा। तो आइए इसमें देख लेते हैं। हमें पता है कि यमुना कहाँ पर है, याद करने के लिए ऊपर से आती है यमुना और ये यूपी में यमुना बह रही है। मगध एम्पायर यहाँ पर था आपका, प्रयाग आपका यूपी में यहाँ पर ही पड़ता है, और उज्जैन इस तरफ पड़ता है आपका, ईस्टर्न घाट्स ये रहे आपके। तो इस तरह से हम अपना मैप पर वर्क करते हैं। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप अपनी पीडीएफ पर प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ को निकलवाने के बाद पेपर के सामने लेकर बैठना और वीडियो को स्टार्ट करना, और फिर से इस वीडियो को पेपर से पहले एक बार देख लेना। आपको मोर देन इनफ आपका रिवीजन और तैयारी हो जाएगी पेपर के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय दोस्तों।